हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अलग से टॉपिक अपना ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्रैक्शन, जो कि आपने 10th क्लास के अंदर स्टडी किया था। और आपका अगला टॉपिक रिफ्रैक्शन 10th क्लास में भी स्टडी किया था, आज भी स्टडी करेंगे थोड़ा सा डेप्थ में। और अच्छे से पढ़ना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपका अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाल जी क्लासेस। ठीक है। रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्शन क्या है? ठीक है, रिफ्रैक्शन है बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल when it goes from rare to denser medium। बड़ी कमाल की बात है, आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा कि पानी के अंदर पेंसिल मुड़ी हुई नजर आती है, सिक्का उठा हुआ नजर आता है। ठीक है, सूरज 2 मिनट पहले नजर आ जाता है। ठीक है ना। और मछली भी पानी में ऊपर नजर आती है, किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। यहां इसको मैं अगर बात करूं तो एक रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, जो बात करें कि लाइट चेंज इट्स पाथ when it goes one medium to another medium। मतलब सीधी सीधी सी बात है, साफ सी बात है कि लाइट जो है वो अपने मीडियम के अंदर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है तो अपने क्या कर लेती है, पाथ को चेंज कर लेती है। कहां से कहां? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। क्या कहलाती है? अरे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट। अब बात आती है मीडियम की। व्हाट इज मीडियम? अरे मीडियम जो आप सराउंडिंग में मटेरियल आपको प्रोवाइड हो रहा है, दैट इज मीडियम। ठीक है, दैट इज ए मीडियम। एयर है, ठीक है, गैस है जो हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, वाटर है, डायमंड है, ठीक है, ओके, तारपीन ऑयल है, ये सब क्या है? मीडियम्स हैं। क्या है? मीडियम्स हैं। ठीक है। अब वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब मीडियम की बात करें तो मीडियम हमारे दो प्रकार के होते हैं, रेयर और डेंसर। ऑप्टिकली बता रहा हूं, वैसे तो मीडियम अलग अलग होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल मीडियम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम कौन सा होता है? जहां पर पार्टिकल्स की डेंसिटी डेंसिटी लो हो। रेयर मतलब रेयर, कम। अरे ये चांस रेयर है कि आज आप पढ़ोगे। ठीक है, रेयर। ठीक है, रेयर चांस है, कम, लो। जहां पर डेंसिटी क्या हो? लो हो, क्या कहलाएगा? रेयर। जैसे कि एयर, रेयर से एयर, एयर डेंसिटी लो। डेंसर जहां पर पार्टिकल डेंसिटी हाई हो, हाई, अरे हाई फाई, हाई डेंसिटी हो। ठीक है, क्या कहलाएगा? डेंसर मीडियम। अरे वाटर एयर के कंपेरेटिव डेंसर होता है, ग्लास वाटर के कंपेरेटिव डेंसर होता है। होता है कि नहीं होता है? कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो अपने पाथ को चेंज कर ले, क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब हम रिफ्रैक्शन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा। ये मैंने एक मीडियम ले लिया, ठीक है भाई, एक मीडियम लिया है। ठीक है, यहाँ ये हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया, नॉर्मल परपेंडिकुलरली ड्रा होता है। और ये लाइट आई भाई, इधर से आई, इधर से आई, इधर से आ गई। ये लाइट इंसिडेंट लाइट होगी। क्या होगी? इंसिडेंट लाइट। 10th क्लास में भी पढ़ा था। यहाँ नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, एंगल ऑफ ए इंसिडेंस, या इंसिडेंट एंगल कह सकते हो। जब अगर मीडियम ये एयर है यानी कि रेयर है, और ये मीडियम डेंसर है यानी कि कोई भी ले लिया आपने, वाटर ग्लास जो भी आप लेना चाहो, तो भाई साहब ये अपने पाथ को चेंज कर लेगी, बेंट हो जाएगी।
और ये एंगल बनेगा आर। क्या बनेगा? आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ ए रिफ्रैक्शन। ठीक है भाई, ये बनेगा क्या भाई? रिफ्रैक्टेड लाइट। क्या बनेगी भाई? रिफ्रैक्टेड लाइट बनेगी। समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? आया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहां हम बात करें तो मैंने कहा आप लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, अगर उल्टा हो जाए, उल्टा लाइट ऐसे चली जाए डेंसर टू रेयर, तो ये इंसिडेंट लाइट होगी, ये रिफ्रैक्टेड। अगर रेयर टू डेंसर जा रही है ना, तो भाई साहब टूवर्ड्स नॉर्मल झुकेगी, टूवर्ड्स नॉर्मल आएगी। ठीक है, और अगर डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी, अवे फ्रॉम ए नॉर्मल। ठीक है, समझ में आ गया? अगर भाई रेयर टू डेंसर आ रही है तो टूवर्ड्स नॉर्मल, अगर डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब सुन लो मेरी बात, इंसिडेंट लाइट और इसके साथ जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। अगर रेयर टू डेंसर जाएगी तो आई इज ग्रेटर देन आर होगा, और अगर डेंसर टू रेयर जाएगी तो आई इज लेस देन आर होगा भाई, आई इज लेस देन ए आर होगा डेंसर टू रेयर के केस में। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे बोलो, अरे समझ में आ गया बोलो भाई। चलो अगला है नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंदर हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि भाई ये इंसिडेंट लाइट ये आई, यहां टकराई, ये नॉर्मल बना, ये इधर चलेगी, ये आई बन गया और ये आर बन गया। ठीक है भाई, कहता है इंसिडेंट लाइट रिफ्रैक्टेड लाइट and normal lies in same plane, lies in same plane, सेम प्लेन में लाई करेंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है भाई, आगे बात समझ में? ऐसा नहीं है कि लाइट इंसिडेंट ऐसे जा रही है तो दूसरी अलग प्लेन में चली जाएगी, नहीं, सेम प्लेन में जाएगी। क्लियर हो गया? ओके। सेकंड लॉ क्या कहता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, relative refractive index is always equal to sine component of angle of incident to the sine component of angle of refraction, sine component of the angle of incident to the sine component of the angle of refraction, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा आप म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, आप एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, म्यू से या एन से, दैट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, ये होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे होगा, इसका हम लेके चलेंगे म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका लेके चलेंगे म्यू टू। ठीक है भाई, म्यू वन हो रहे हैं म्यू टू, तो ये वैल्यू आएगी म्यू टू अपॉन म्यू वन रिलेटिव, दूसरे के रेस्पेक्ट में पहले का रिलेटिव, दैट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is always equal to the sine component of the angle of incident to the sine component of the angle of a refraction। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, ये हमें बताता है कि भी मीडियम कैसा है। अगर इसकी वैल्यू लेस है तो रेयर होगा, और अगर इसकी वैल्यू हाइयर है, म्यू की वैल्यू हाई है, तो वो डेंसर होगा।
कैसा होगा, डेंसर। यहां पे रेयर, यहां पे डेंसर। समझ में आ गया, क्लियर है। अगर हाई वैल्यू है, जैसे उदाहरण के तौर पे एयर का म्यू कम है 1.0003, वाटर का 1.33 है, ग्लास का 1.55 है, डायमंड का 2.42 है, डिफरेंट है। जैसे जैसे हाई बढ़ता जा रहा है वैसे ही मीडियम डेंसर होता जा रहा है। ठीक है भाई, आगे बात समझ में क्लियर है। अब दूसरी तरफ हम बात करें तो जो म्यू जो रिप्रेजेंट किया जाता है, म्यू जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट in air to velocity of light in medium, velocity of light in air to the velocity of light in the medium से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी होता है, और इसका कोई भी यूनिट, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती। क्लियर है भाई, आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, कारण क्या होता है, किस वजह से रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है भाई, कोज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें, कोज ऑफ रिफ्रैक्शन होता है कि जब लाइट, कोज ऑफ रिफ्रैक्शन, कोज ऑफ रिफ्रैक्शन से पहले सॉरी, म्यू इज इक्वल टू हमने निकाला सी अपॉन वी, तो म्यू वन इज इक्वल टू सी अपॉन वी वन और म्यू टू इज इक्वल टू सी अपॉन वी टू। तो म्यू इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, ये 1 to 2 रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या जाएगा सी अपॉन वी टू अपॉन में सी अपॉन वी वन। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी म्यू टू अपॉन म्यू वन दैट इज इक्वल टू सी अपॉन वी टू इंटू वी वन अपॉन सी, सी से सी कैंसिल, वी वन अपॉन वी टू, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें, अगर ध्यान रहे कि साइन आई जो है वो ग्रेटर देन साइन आर है, यानी कि आई इज ग्रेटर देन आर, ठीक है, तो V1 इज ग्रेटर देन V2, यानी कि वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ये रेयर मीडियम होगा, ये क्या होगा, डेंसर होगा। ठीक है भाई, क्लियर है। अगला देखो नेक्स्ट, कोज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। कोज ऑफ रिफ्रैक्शन यही अभी मैंने आपको अभी अभी बताया कि लाइट जो है ना, जब रेयर टू डेंसर जाती है तो अपनी स्पीड को चेंज कर लेती है। क्या कर लेती है, स्पीड को चेंज कर लेती है। ठीक है, या डेंसर टू रेयर जाएगी तो भी स्पीड को क्या कर लेगी, चेंज। स्पीड चेंज होने के कारण, सॉरी स्पीड नहीं, वेलोसिटी बेटा, वेलोसिटी, वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और वेलोसिटी चेंज होने पर क्या होने पर, वेलोसिटी चेंज होने पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज। हमने निकाला अभी म्यू इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन दैट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अगर साइन दैट इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू, साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर दैट इज आई इज ग्रेटर देन आर, यानी कि रेयर से डेंसर, तो V1 इज ग्रेटर देन V2, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसकी क्या होगी, कम, रेयर टू डेंसर। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो, तो वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होंगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ध्यान कर लेना। हाँ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये बात भी हमें कहता है, थर्ड पॉइंट के अंदर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये बात भी कहता है कि वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ changes but frequency do not change, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। अगला टॉपिक हमारा है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, मैंने एक ग्लास स्लैब ले ली बेटा, यहाँ पे एक ग्लास स्लैब मैंने ले ली है,
ABCD ग्लास स्लैब हमने ले ली, ABCD हमने क्या ले ली, ग्लास स्लैब। ठीक है भाई, ओके। ABCD ग्लास स्लैब ले ली, इसका A पार्ट जिसकी थिकनेस T हमने ले ली, क्या ले ली, T। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, T थिकनेस हमने ले ली, ABCD ग्लास स्लैब ले ली। यहां से क्या कह रहा है कि एक लाइट, यहां से एक लाइट नॉर्मली गिर रही है, KL कोई इंसिडेंट लाइट गिर रही है बेटा। ठीक है भाई, अब जब ये लाइट गिर रही है तो ये नॉर्मल बन गया। इस L पॉइंट के ऊपर लाइट जो है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल आएगी, इसको L डैश ले लो, टूवर्ड्स द नॉर्मल आएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल आ गई भाई, आ गई टूवर्ड्स द नॉर्मल। चलो, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल आ जाएगी। यहां एंगल हमने ले लिया I1 और ये एंगल हो गया R1। अब लाइट जानी तो थी यहां, कहां जानी थी, जानी तो थी यहां पे। ठीक है भाई, अब यहां हम करें इस पॉइंट पर CD सरफेस पर, CD सरफेस पर ये मैंने M ले लिया और यहां ये पॉइंट M हो गया। ये लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, अरे जाएगी कि नहीं जाएगी, यहां से ये लाइट आई थी, ये इधर आई थी। ठीक है भाई, ये कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ध्यान रख लेना, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पैरेलल। अब इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसको M के डिस्प्लेसमेंट शो कर दिया मैंने। ठीक है, यहां पर इस पॉइंट पर ये एंगल I2 बनेगा और ये एंगल R2 बन जाएगा। ठीक है भाई, यहां से हम बात करें, ये रेयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एयर ले लिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ग्लास ले लिया। 10th क्लास में आपने एक्सपेरिमेंट भी किया था इसका। ठीक है, ये हम स्टडी करेंगे। अब आप जानते हो कि रेयर टू डेंसर जब लाइट आती है तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जो स्नेल्स लॉ पढ़ा था आपने, वो क्या है, म्यू दैट इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 दैट इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। यही तो कहता है ना। ठीक है, अब ले लो μ1 to 2 एयर टू ग्लास, इसको एयर टू ग्लास ले लो, एयर टू ग्लास, तो वैल्यू आ जाएगी म्यू ग्लास अपॉन म्यू एयर दैट इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R1। देखो ये R1 है, ये I1 है, यहाँ इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन एट AB, रिफ्रैक्शन एट AB सरफेस पर रिफ्रैक्शन ले। ठीक है भाई, अब लेके चले म्यू ग्लास टू एयर, म्यू ग्लास टू एयर, म्यू एयर अपॉन म्यू ग्लास, साइन I2 अपॉन साइन R2। ये आ गया रिफ्रैक्शन एट CD, यहां इस पर, या DC। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो, अब देखो ध्यान से, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, म्यू एयर टू ग्लास इंटू म्यू ग्लास टू एयर दैट इज इक्वल टू म्यू G अपॉन म्यू A इंटू म्यू A अपॉन म्यू G। ठीक है, तो वैल्यू G से G कैंसिल, A से A कैंसिल, 1 के बराबर आ गई। अरे 1 के बराबर आ गई, तो मैं इसे लिख सकता हूँ म्यू एयर टू ग्लास दैट इज इनटू, सॉरी दैट इज इनटू म्यू ग्लास टू एयर दैट इज इक्वल टू 1। तो म्यू एयर टू ग्लास दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू ग्लास टू एयर। अपोजिट होगी ना, क्या होगी, अपोजिट है। अब दूसरी तरफ देखो, अगर ये 1 के इक्वल है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 1 के इक्वल होगा, दोनों का मल्टीप्लाई 1 के इक्वल ले लो भाई, ले लो, साइन I अपॉन साइन R1, I1 अपॉन R1, साइन I2 अपॉन साइन R2। अब ध्यान से देखो कि ये I2 और ये R1 दोनों बराबर नहीं है,
अल्टरनेटिव एंगल, अपोजिट अल्टरनेटिव। ठीक है भाई, तो ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगे, कैंसिल। साइन आई अपॉन साइन R2 दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि साइन I1 दैट इज इक्वल टू साइन R2 और I1 दैट इज इक्वल टू R2। यदि एंगल स्मॉल हो तो इफ एंगल्स आर स्मॉलर, ठीक है भाई, क्लियर है। I इज इक्वल टू R1, ये था एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये था इमर्जेंट एंगल। कौन सा था? इमर्जेंट एंगल था। क्लियर है भाई, क्या था? इमर्जेंट एंगल था। समझ में आ गया? चलें आगे, चलो ठीक है। अब दूसरी तरफ देखो भाई, लाइट जो है जब ग्लास स्लैब से पास हुई तो उसने डिस्प्लेस कर लिया, और वो डिस्प्लेसमेंट लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाया या लेटरल शिफ्ट कहलाई। क्या कहलाई? लेटरल शिफ्ट। अब इस लेटरल शिफ्ट को निकालेंगे तो भाई आप सब जानते हो म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है सर। चलो, अब आप सब ये भी जानते हो कि ये पूरा एंगल I1 है। ये पूरा एंगल I1 है ना, I1 है, तो ये कितना बच जाएगा? ये बड़ा I1 माइनस R1 बच जाएगा। अरे सारा I1 है, देखो इसके साथ ही इधर I1 बन रहा है तो इधर भी I1 बन जाएगा, और R1 काट दिया तो I1 माइनस R1। देखो दूसरी तरफ देखो भाई, फ्रॉम ट्राइंगल L L डैश M, L L डैश M, इस ट्राइंगल से, ये वाले ट्राइंगल देखो, ये वाले ट्राइंगल L L डैश M से, ये वाले ट्राइंगल, इससे ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये बेस हमें पता है T थिकनेस है, हाइपोटेन्यूज हम निकालना चाहते हैं, हाइपोटेन्यूज निकालना चाहते हैं, तो बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा पढ़ा था। बेस कितना है? L L डैश, हाइपोटेन्यूज कितना है? L M दैट इज इक्वल टू कोस, एंगल कितना है भाई साहब? R1। तो हमें L M निकालना है, दैट इज इक्वल टू L L डैश अपॉन कोस R1। अब L L डैश है T के बराबर, L L डैश ABD दैट इज इक्वल टू T, तो T अपॉन कोस R1, ये वैल्यू आ गई भाई। दूसरी तरफ फ्रॉम ट्राइंगल LMK, देखो अब हमें ये तो पता लग गया LM, और ये निकालनी है, ये एंगल के सामने है, ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो भाई साहब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा निकला था। परपेंडिकुलर क्या है? MK है, हाइपोटेन्यूज क्या है? LM है, दैट इज इक्वल टू साइन। अब देखो ध्यान से, यहां एंगल ये आएगा बेटा I1 माइनस R1, I1 माइनस R1, ठीक है भाई। तो MK क्या आ जाएगा? MK दैट इज इक्वल टू LM इंटू साइन I1 माइनस R1। तो MK आ गया T, ये LM की वैल्यू यहां से रख दो, T अपॉन कोस R1 साइन I1 माइनस R1, ये आ गई लेटरल शिफ्ट। क्या आ गई भाई? लेटरल शिफ्ट। समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है।